जो आइस ब्रेक हो रही थी वो बजट की हो रही थी दूसरी क्लास में। तो हम थोड़े लंबे हैं तो that's why। जी तो आने वाले भी आगे हैं, आज दोनों मैच में निकला नहीं है तो let's wait for everybody to come। पहले वाले बैच के साथ हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, स्टिल दे वर आस्किंग कि दोबारा से डिस्कस हो रहा है। आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ दैट टुडे। अगर आज की क्लास में हमारा फिनिश ना भी हो पाया तो अगली क्लास में जब मैं नए बैच के साथ तो पुराने वाले बैच को भी लिंक दे दूंगा, जो कि नॉर्मली मैं दे भी रहा हूँ उनको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग की भी है ना आज? नोटिंग ड्राफ्टिंग की भी है आज। एक्सरसाइज चेक होगी जो आपने की होगी, पता नहीं की है या नहीं की है, वो चेकिंग होगी आज। ओके सो जैसा हमने अभी तक डिस्कस किया था, लेट एवरीबॉडी कम, अभी 11 होते तो भी सब लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो लोग 31/9 को जॉब में थे उनके ऊपर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लगती है। और ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे रेगुलेट होती है वो हमने न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी किया। मंथली पेंशन का प्रोविजन था, वहां पे फैमिली पेंशन का प्रोविजन था, वहां पे पेंशन का भी था। So the persons who were appointed with effect from 1st of January, ठीक है, क्योंकि 2009 तक तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। जिन्होंने 1/1/2010 या उसके बाद ज्वाइन किया होगा, दे आर नॉट फॉलोइंग इन ओल्ड पेंशन स्कीम। उनके लिए जो स्कीम थी वो एनपीएस की स्कीम थी, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इशूड एन एसआरओ 400 जिसको हम कहते हैं। उसमें सारा उसका सिस्टम था कि बेसिकली उसमें जो चेंज लाया गया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको न्यू पेंशन स्कीम से क्यों रिप्लेस किया गया, तो सिंपल रीजन ये था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से लाइबिलिटी को कम करना चाहती थी, एंड जो पेंशन की पेमेंट है तो क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलती है तो उसके हिसाब से उनको लगा कि शायद लाइबिलिटी जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए जा रही है, एंड समवेयर इट हैज टू बी कैप्ड एंड समवेयर इट है सर्टेन व्हाट इज आवर लाइबिलिटी। कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, ऐसे क्या था कि हम जीपी फंड में कंट्रीब्यूट करते थे, गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट पेंशन के लिए तो नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि लाइफ लॉन्ग पेंशन देनी थी तो उसके लिए वो रिसोर्सेज जो है वो जुटाते थे। बट व्हेन दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, गवर्नमेंट ने अपना रोल यहाँ तक रखा, कंट्रीब्यूट करेंगे, मैचिंग कंट्रीब्यूशन होगा हमारी तरफ से, एम्प्लॉय भी करेगा और मैचिंग कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी होगा, एंड बोथ द पोर्शंस विल बी इन्वेस्टेड। अकाउंटिंग जो है उसकी गवर्नमेंट के लेवल पे भी है, और जो सेंट्रल डिपॉजिटरी जो कॉर्पोरेशन है CDSL, उसके पास
हमारा रिपोजिटरी है अकाउंटिंग का, बट एट द सेम टाइम अकाउंटिंग इज डन एट द ट्रेजरी लेवल एज वेल, क्योंकि वहीं से डिडक्शन होगी, फिर वही गवर्नमेंट का मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंड करेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन भी सेंड होगा। आज की डेट में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, इट स्टार्टेड विद 10%, नाउ इट इज 14%, और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो है 10%, क्योंकि अभी आपका रेगुलराइज हो गया है उस तरह से ही। डबल नो, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई और यू आर पोस्ट, ठीक है। अब आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज हो जाएगी, आपको फॉर्म भी भरने हैं, प्लान जिसको हम कहते हैं वो फिल करना है आपने, और आपकी जो डिडक्शन होगी, डिडक्शन इसमें जो होती है वो जिस महीने में आपकी ज्वाइनिंग होगी उस महीने में नहीं होगी, उससे नेक्स्ट वाले मंथ में होगी। तो द सिंपल रीजन की जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है वो हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि आपकी डिडक्शन कब से स्टार्ट होगी एनपीएस की? यस सर। तो इट विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ, जिस महीने में आप ज्वाइन करेंगे उसके अगले महीने से होगी। और आपको क्या करना है, उसमें पहले फॉर्म भरना है अपने, उसमें फैमिली की डिटेल्स भी आएंगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी आएंगी, देन यू विल बी अलॉटेड ए नंबर, ठीक है, उसको पैन करके बोला जाता है। फिर वो आपका नंबर जो है पूरी उम्र के लिए वो सेटल हो गया, तो उसी के तहत आपके कंट्रीब्यूशन आएंगे, उसी के तहत जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन भी जाएंगे। Now this scheme has 2 tiers. One is tier 1 and other one is tier 2. तो tier 2 का आइडिया है, tier 2 में क्या होगा? नहीं सर। नो सर। ओके। लेकिन tier 1 जो है, tier 1 is mandatory. टीयर 1 में आपको कंट्रीब्यूशन करना ही करना है, और कितना कंट्रीब्यूशन करना है आपको? 10% करना है। और गवर्नमेंट को कितना कंट्रीब्यूशन करना है? उसमें 14% करना है। जो टीयर 2 है, टीयर 2 इज ऑप्शनल। आप अगर 10% से ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन डू दैट, और वो आपका अपना एक तरह से ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके जो विड्रॉवल है, क्योंकि वो आपका पैसा है एक तरह से, वो उस तरह से रेगुलेट नहीं होगा जो टीयर 1 में रेगुलेशंस है। टीयर 1 में रेगुलेशंस है जिसमें विड्रॉवल्स पे काफी कर्टेलमेंट्स है, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ विड्रॉवल जो है अलाउड है, किस क्वांटम तक अलाउड है। टीयर 2 उस तरह से रेगुलेट नहीं है, उसमें आपके पास विड्रॉवल के ऑप्शन है, बिकॉज दैट्स कंसिडर्ड टू बी योर मनी, दैट्स नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। और जैसे इनकम टैक्स की अगर बात करें, तो इनकम टैक्स में जो टीयर 2 में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके लिए अलग से 50,000 का प्रोविजन है। अदरवाइज जो आपकी सेविंग्स है, अगर हम ओल्ड रजीम में चलते हैं, ओल्ड रजीम में आपकी सेविंग्स जो है वो डिडक्ट होती है ना, ठीक है, हम उनको 80C में डिडक्शंस देते हैं। तो 80C में जो डिडक्शंस है उनका लिमिट होता है 1,50,000, ठीक है। जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे हमने इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बाद से हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट है, ठीक है, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अलग से गवर्न होगा, प्रिंसिपल जो है वो 80C में आएगा। जीपी फंड में कंट्रीब्यूशन आपके केस में वो नहीं होगा, तो वहां पे भी क्या है, 50,000 इन एडिशन टू 1,50,000 मीन्स अगर आप 50,000 टीयर 2 में इन्वेस्ट करते हैं, दैट विल आल्सो क्वालिफाई फॉर डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो क्योंकि आपके लेवल पे अभी उतना रेलिवेंट नहीं होगा, बिकॉज यू गाइस will not be taxed that much high
उनका टैक्स स्लैब हाई हो जाता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शनल में अगर वो जाते हैं तो 50,000 का एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, एंड 50,000 से दे आर इन द 30% ब्रैकेट, तो 30% के हिसाब से फिर 15,000 टैक्स की सेविंग हो जाएगी ना. ओके, सो टीयर 1 कंपल्सरी contribution 10% for the employee, 14% for the government. Tier 2 is optional. You can invest money, that will be your money. उसमें withdrawals पे भी कोई रोक नहीं है, exit पे भी कोई रोक नहीं है. लेकिन जो tier 1 में है उसमें exit जो है governed, withdrawals जो है वो governed है, क्योंकि वहां पे social security का concept है. तो असल में जो आपको पेंशन मिलनी है बाद में, या जो वन टाइम रिकवरी होनी है, जो आपको विड्रॉवल आएगा, उसके लिए टीयर 1 को ही समझना ज्यादा जरूरी है. और जब ये एनपीएस का एसआरओ आया था, उस समय टीयर 2 जो है वो एप्लीकेबल भी नहीं था. उस समय तो टीयर 1 की ही बात की गई थी. उसमें यह आया था कि टीयर 2 विल बी नोटिफाइड इन फ्यूचर. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया कि व्हाई एनपीएस वाज ब्रॉट इनटू. सर टैक्स वाला एक बार फिर रिपीट कर देना सर. सर टैक्स में क्या है? एनपीएस का भी मतलब हमने लेट ज्वाइन किया, हमें पता नहीं लग रहा कि उसका फॉलोइंग अपना प्लान है का फॉलोइंग जिस मंथ में ज्वाइन करेंगे उसके बाद वाले मंथ में हमने एनपीएस डिडक्शन देना. जी जी जी, उसमें यही है कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ना जिस मंथ में, हाँ जी, उसके अगले महीने से डिडक्शन स्टार्ट होगी एनपीएस की, जो आपकी पे में से होगी. सर इसका मतलब हुआ कि जिस मंथ हम ज्वाइन करेंगे उसमें मतलब जो ग्रॉस सैलरी होगी वही हमें मिलेगी फिर. हाँ, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, बट उसमें लास्ट ये भी होगा कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी. ठीक है, आर यू गेटिंग? यस 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 सर. सर अगर वो कंप्लीट मंथ नहीं हुआ तो? हाँ, कंप्लीट मंथ ना भी हो, हार्डली मैटर्स. आप ज्वाइनिंग जो है से आप से 15 जून को करते हैं, ठीक है, से आप 15 जून को ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपका जुलाई से स्टार्ट होगा फिर डिडक्शन. ओके सर, थैंक यू. सर ये क्लियर सर ये टायर 1 टायर 2 ये है क्या? हम पढ़ रहे हैं एनपीएस. हाँ हाँ हाँ, एनपीएस में ही टायर 1 और टायर 2 है. ठीक है, टीयर 1 जो है वो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है. टीयर 1 इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, एंड टीयर 1 इज compulsory contribution, matching contribution by the government. So that is tier 1. Understood? उसके बाद tier 2. Tier 2 is optional basically. वो आप करवाएं या ना करवाएं, उसमें गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी. That's optional for the employee. सर टीयर 2 में कोई बेसिक मिनिमम लिमिट होती है जो हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं? नो, उसमें मैक्सिमम की है. मैक्सिमम यू कैन अवेल अप टू 50,000. ओके ओके सर. लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन उसमें 20,000 है तो फिर 20,000 का ही बेनिफिट होगा ना आपको. ओके फिर अगर आपकी 1,50,000 आपकी सेविंग वैसे है और 20,000 आपने टीयर 2 में इन्वेस्ट किया है, so that will make your deduction to 1,70,000. But if you have invested more than 50,000, say you invested 60,000, in that case, that deduction would be restricted to 2 lakh only, because 1,50,000 and at the max 50,000 for additional contribution, voluntary contribution. तो वो फिर वहां पे कैपिंग हो जाएगी. उससे कम किया तो फिर वो हो जाएगा. तो टीयर 1 और टीयर 2 का समझ में आया एनपीएस के रेफरेंस से? यस सर. पर बंद होगा ना? वन बाय वन बोले प्लीज. जी सर टायर 2 में जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें क्या हमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट मिलेगा कुछ? तो गवर्नमेंट तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं देती है आपको. गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है उसमें से. ठीक है, ऑल योर मनी इज इन्वेस्टेड इन द सेफ ऑप्शंस. मींस
हम इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बैलेंस्ड फंड्स होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी है। आर यू अवेयर ऑफ डेट एंड इक्विटी? यस सर। नो सर। नो सर। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। डेट का मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें, मीन्स हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे हम कैसे लोन दे सकते हैं? तो लोन हम नहीं दे रहे होंगे, जो हमारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मतलब है हु आर मैनेजिंग दैट फंड, जहां पे वो चाह रहा है पैसा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। तो वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है वो डिसाइड करते हैं कि हमने कितना डेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डेट में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि डेट्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफ। क्योंकि आप किसी को लोन देते हैं तो लोन पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ना आपको। यस सर। वो किसी कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। अगर किसी कंपनी के डेट में आपने इन्वेस्ट किया है तो दैट कंपनी इज लायबल टू पे यू इंटरेस्ट ऑन दैट, इवन इफ दैट इंटरेस्ट रिजल्टिंग इनटू लॉस फॉर द कंपनी। यस सर। पे करना पड़ेगा, दे हैव द कमिटमेंट। अब आप सोचेंगे कि कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है, कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, तो दैट इज फ्यूचरिस्टिक थिंग। लेकिन जब कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जब उनका डेट के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है जो कि क्रेडिट रेटिंग करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है। ओके, सो दे आर कमिटेड टू पे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के केस में एक सर्टेनिटी रहती है कि इतना इंटरेस्ट आपको मिलना ही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। बट वही अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी का मतलब हो गया शेयर्स में इन्वेस्ट करना। यस सर। तो शेयर्स का आइडिया है, कंपनीज के केस में शेयर्स क्या होते हैं? यस सर। यस सर। कोटा कैपिटल। हाँ, कंपनी की जो कैपिटल है वो हमेशा शेयर्स के शेप में ही रेज होती है। वो शेयर्स पब्लिक को भी ऑफर होते हैं, जो उसके प्रमोटर्स हैं वो भी शेयर्स को परचेज करते हैं, एंड दिस वे कंपनी गेट्स द मनी फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। नो ऑन शेयर्स वी गेट डिविडेंड, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो शेयर्स के ऊपर रिटर्न होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड है, DEND। ओके, तो डिविडेंड इज share of profit of the company which is distributed among shareholders। अब आप देखिए, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न कंडीशनल हो गया। कंडीशनल क्या हो गया कि कंपनी को प्रॉफिट आएगा तो आपको रिटर्न आएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो हो सकता है ज्यादा रिटर्न आ जाए, कम आ गया तो कम आएगा। हो सकता है कंपनी लॉस में चली गई, so you will not get anything as return। लेकिन डेट के केस में नहीं होगा। डेट के केस में जो कंपनी की आपके साथ कमिटमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, सो दे हैव टू गिव इट। सो डेट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर द इन्वेस्टर। ओके, इक्विटी इज कंसिडर्ड अनसेफ फॉर द इन्वेस्टर। लेकिन जो प्रॉपर मिक्स है दोनों का, डेट और इक्विटी का, अगर उसमें बैलेंस्ड वे से चला जाए तो फिर रिटर्न जो है वो ज्यादा आएगा। तो दिस इज व्हाट योर पोर्टफोलियो मैनेजर्स दे डू। उसमें एक नेट एसेट वैल्यू होती है, हर फंड की एक नेट एसेट वैल्यू होती है, NAV कहते हैं उसको। तो नेट एसेट वैल्यू में जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका आज का वैल्यू कितना है वो हमें दिखता है। आज का वैल्यू जो है, आप देखेंगे शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट में सेल होते हैं ना। वी हैव स्टॉक मार्केट्स जिसको स्टॉक एक्सचेंजेस भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से शेयर्स का प्राइस भी बढ़ता है। उसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल गेन हो गया, हमें इतने का शेयर लिया था अब इतने का सेल हो रहा है। तो शेयर्स के केस में दो तरह के रिटर्न है, एक तो डिविडेंड आएगा और दूसरा उसका मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। सो व्हेन दे प्लान इन्वेस्टमेंट
then it is debt as well as equity. तो दोनों को बैलेंस करके चला जाता है. If you invest 100% in debt, then you will not have the benefit of equity. और अगर आप सारा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अनसेफ वाली साइड चले गए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स हो गया. क्योंकि इक्विटी में रिटर्न 100% भी हो सकता है और इक्विटी पे रिटर्न जो है वो 0 भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द मनी इज इन्वेस्टेड. थोड़ा ओवरऑल क्लियर हुआ? मैं एनपीएस के दायरे से बात हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लानर की भी बात हो गई इसमें, तो हाउ दे प्लान. ठीक है जी. सो टीयर 1 एंड टीयर 2 इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर. सर टीयर 2 में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है? बिल्कुल नहीं होता. गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हमेशा टीयर 1 में होगा. ठीक है, वो आपके लिए ऑप्शनल है ना मैम, वो आपके लिए ऑप्शनल है. जब आपके लिए ऑप्शनल है वो पैसा भी आपका है, गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आपके ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है कि आपने उसको लेना है. अगर आपको फायदेमंद लगता है, आपके पास सेविंग है और आपको लगता है कि उसमें मुझे जाना चाहिए, ओनली देन यू विल गो. टीयर 1 में तो कंपल्सरीली सबको ही जाना है. जैसे सर टीयर 2 है, ये मतलब कि एम्प्लॉय के लिए कंपल्सरी है टीयर 1 लेना? कोर्स कंपल्सरी है. व्हेन यू आर इन एनपीएस आपको कंपल्सरीली लेना है, एंड दैट डिडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑफ योर ज्वाइनिंग. ठीक है, और जो टीयर 2 है हम कभी भी ले सकते हैं और उससे एग्जिट कर सकते हैं ना? और टीयर 2 जो है उसमें एंट्री और एग्जिट जो है वो आपके हाथ में. ओके सर मैक्सिमम लिमिट कितनी है टीयर 2 की सर? टीयर 2 टैक्स बेनिफिट के हिसाब से सोचा जाए तो 50,000 है उसकी. ठीक है सर, इसमें 50,000 पर है सर बैकग्राउंड सर 50,000 पर है ना. अगर 50,000 से ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे टैक्स में फायदा नहीं होगा, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया उस पे तो होगा ही. ओके, मैक्सिमम लिमिट कितना है? मैक्सिमम लिमिट जैसे जीपी फंड का 5 लाख है. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं अपनी सैलरी से ज्यादा तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना. मैक्सिमम का कैपिंग जो है वो सैलरी के हिसाब से है कि आपने टीयर 1 में तो कंपल्सरीली 10% तो आपने डालना ही डालना, और उसके ऊपर आपके पास गुंजाइश है तो टीयर 2 में जा सकते हैं. मैक्सिमम उस तरह से कैप नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, क्योंकि जो ज्यादा पे ले रहा होगा, से हायर ऑफिसर है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है ना उसमें, और जिसकी पे कम होगी वो कम कंट्रीब्यूट करेगा. तो उस तरह से कैपिंग नहीं है, क्योंकि अक्रॉस द लेवल्स आप कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट इज ऑप्शनल फॉर यू. उसमें कंपल्सन नहीं. जी जाने सर हमने बहुत कुछ डिस्कस किया सर, हमने बैकग्राउंड के लिए. सर अगर हम नोट्स डिस्कस करेंगे फिर सारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. हम ऐसे ही सर बहुत टाइम हो गया सर. अभी हम नोट्स पे ही आ रहे हैं जाने की, अभी नोट्स पे ही आ सर रहे मैं हैं. वही बोल रहा हूँ सर, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं सर. नोट्स को डिस्कस करके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. लेकिन जो आपको नोट्स में मिलेगा ना, वो आपको जो मैं दे रहा हूँ वो नोट्स में भी नहीं होगा. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूँ. तो आई थिंक बड़ा बोनस है आपके लिए. अगर आप उसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं तो व्हाई शुड आई गो इनटू दैट? आई विल स्ट्रेट टू गो इनटू दैट फिनिश. ठीक है सर, ठीक. अगर आपको है कि ये चीजें मैं ऐसा ही बोले जा रहा हूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें. मैं आई कैन स्ट्रेट वे कम टू द स्लाइड्स एंड फिनिश द टॉपिक. ऐसा ही है बेसिक जरूरी है. हिसाब से अगर आपको मैंने नेट इक्विटी का मीनिंग समझा दिया, इन्वेस्टमेंट का समझा दिया सर एक्चुअली सर मेरे कहने का मतलब नहीं था सर. मेरे कहने का भलाई जरूरी है सर. जैसे आपने कहा कि एनपीएस नेक्स्ट मंथ में हमारा मतलब कटेगा, तो उसमें मतलब जैसे हमारी ज्वाइनिंग अभी 23 को ट्रेनिंग खत्म हुई, 24 को हमने ज्वाइन किया, जो उन्होंने बोला कि सैलरी स्टार्ट, तो हमारा जो है वो 1 जुलाई से, तो अब ये जो मंथ है
इस मंथ से करना शुरू होगा एनपीएस? जो जुलाई की पे आएगी वो तो मैम लास्ट में आएगी ना, ठीक है? जी सर। तो जुलाई की जो पे आएगी वो लास्ट में आपको मिलेगी, तो उसमें से डिडक्शन होगी। वो 1 जुलाई को ही होगा, वो इफेक्टिवली वो 31 जुलाई होगा। ओके, पे के हिसाब से तो मंथ के एंड में ही होगा ना, क्लियर? जी सर। So can you briefly explain the significance of UPS scheme, because like we get confused like since when it's going to apply and to which employees it's going to apply. जो आप नई वाली स्कीम आ रही है, Yes, of course. नई वाली स्कीम जो है अभी आप पे एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है? आप पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, शायद एक स्टेट ने वो लागू की है, बट नाउ दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द यूटी गवर्नमेंट, तो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? Fine, sir. Fine. जानिब जी वैसे परेशान हैं तो उनको और मत सर मेरे कहने का मतलब नहीं, सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था सर एक्चुअली। सर इट्स गुड कि वी डिस्कस सर एक्स्ट्रा थिंग्स। एक्चुअली सर मेरे कहने का मतलब सर नोट्स में जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं ना सर, हमने आई थिंक सर वो मेंशन हुए हैं, बस सर आप सर एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। नहीं उसमें भी कोई बात नहीं, ओके। सर जो आप ये बता रहे थे इसका थोड़ा सा रिटन मिल सकता है जो हम राइट डाउन कर सकते हैं, लाइक डेट इक्विटी इनका डिफरेंस, वही थोड़ा सा नोट कर सकते थे हम, अगर आप थोड़ा सा बोलते। मैं तो बोलने को तैयार हूँ, लेकिन वो अभी नोट्स की बात हो रही है कि नोट्स में ही जाके सब कुछ करना है, तो इसलिए अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं लिखवा सकता हूँ, बट कुछ लोगों को लगेगा कि शायद कहीं बीट अबाउट द बुश चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर, एंड वी आर कमिंग टू द नोट्स। सर अपने हिसाब से चले सर आप। हाँ जी, मैं कहा अपने हिसाब से चले सर, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे। मैं तो मेरा दायरा जो है वो इस तरह से होता है कि आपको उसके अलाइड चीजें भी समझ आ जाए कि हाउ द थिंग्स आर। आपको सिर्फ यही लगता है कि उसमें कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, मैं तो उस दायरे में जा रहा हूँ कि आपके कंट्रीब्यूशन का क्या हो रहा है, हाउ दे आर प्लानिंग द थिंग्स, तो उस लेवल की बात हो रही थी। ओके, नाउ वी कम टू द जो हमारा एसआरओ इशू हुआ था। ये जो एसआरओ था इट वाज 400, ठीक है? हैव यू सीन दैट एसआरओ? नो सर। ओके, ये एसआरओ था, ये 24 दिसंबर 2009 को इशू हुआ था। इट इज एसआरओ 400 अंडर विच एनपीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है? उसको कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, या उसको सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू भी अब बड़ी देर से लागू हो गई है, तो अब तो न्यू भी वर्ड उसके लिए, उस समय न्यू जो ठीक था, कई बार ऐसा होता है ना प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें लिखा जाता है इम्प्रूव्ड, और वो 10 साल से वही चल रहा होता है इम्प्रूव्ड, तो वही हिसाब है कि हम आज भी उसको एनपीएस बोलते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है ना। 10 से स्टार्ट हुआ था, आज हम 25 में हैं, तो 15 साल तो हो गए, तो उसी हिसाब से वो उतना नया भी नहीं है। ओके, सो दिस वाज द एसआरओ which was issued to implement this scheme. उसके पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको वही बताई कि गवर्नमेंट जो है it was lacking funds to finance recurring payment of pensions, and that recurring payment of pension was dependent upon so many factors: death of that retiree, then family, अगर वो पूरे हो गए तो उनकी फैमिली को बेनिफिट जाता था, तो गवर्नमेंट was finding it difficult to finance that recurring cost. Okay, so that's why this scheme was introduced कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैप किया जाए, ताकि वो जो रेकरिंग वाला पार्ट है वो उससे गवर्नमेंट को निजात मिल जाए और उसको क्लियर कट मालूम हो कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी स्कीम जो है वो
इंट्रोड्यूस की गई। सेंटर के लेवल पे ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2004 में हुआ था, लेकिन हमारी जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, ठीक है, या आज की डेट में तो यूपी हो गई, तो वहां पे जो इम्प्लीमेंटेशन थी दैट वाज फ्रॉम 1st of January 2010. It means the persons who join before this date they will come under old pension scheme, और 1/1/2010 onwards जो लोग होंगे वो एनपीएस में फाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कहाँ से स्टार्ट हुआ? यस सर। यस सर। और इसी में लिखा हुआ था कि जो टीयर 2 है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, आर यू फाइंडिंग टीयर 2 हियर? ठीक है, ये लास्ट वाला है ना 3A, तो उसी के रेफरेंस में मैं आपको टीयर 2 की बात बता रहा था, तो आई थिंक वो शायद उतनी ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुई आप लोगों के लिए। तो दिस वाज अगेन विद रेफरेंस टू द नोट्स। ओके, अब किन पे लागू होने थे ये रूल्स, किन पे लागू नहीं होने थे? ये जो कैटेगरीज हैं इनको छोड़ के सब पे लागू होने थे। फर्स्ट वन इज पर्सन्स एंगेज्ड ऑन कैजुअल और डेली वेज बेसिस। अब वो परमानेंट है नहीं है तो उनके लिए तो लागू नहीं होना था। देन पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लगे हुए हैं उसके अगेंस्ट उनकी पे निकल रही है। ठीक, persons appointed on contract part-time basis, they are not a regular. Then, whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions for the time being enforced. Means, जो उनकी terms and conditions है सर्विस की वो किसी और दायरे में आ रही है। Means, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ठीक है, वो यूटी के अंडर नहीं है। जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए तो उनपे ये एसआरओ लागू नहीं होगा अगर वो सेंट्रल वाली स्कीम में आएंगे। देन एडहॉक वर्क चार्ज बेसिस, डेपुटेशनिस्ट जो बाहर से आ रहे, अप्रेंटिसेस आपके लिए भी था कि आप पे भी लागू नहीं होगा, लेकिन अब लागू हो जाएगा ना। नाउ यू आर आउटसाइड द क्लचेस ऑफ अप्रेंटिसशिप, अब आपकी लेवल में पोस्टिंग होगी, ठीक है सर, फॉलिंग इन दैट। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की जहां तक बात है तो गवर्नमेंट सर्वेंट वही है जो सब्सटेंटिव कैटेगरी मींस पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, या हो सकता है वो प्रिजम्पटिव भी ले रहा हो, तो दे विल ऑल फॉल इन दैट। अप्रेंटिस को छोड़ के, ठीक है, प्रोफेशनल भी होगा वो भी आ जाएगा उसमें। पे का मतलब तो हम काफी देर से कर रहे हैं। देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, तो इसमें यही था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 2 टीयर्स का हवाला दिया गया, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 हमने जैसे जिक्र किया दैट वाज मैंडेटरी, वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए मैंडेटरी थी जो भी ज्वाइन करेंगे 1/1/2010 के बाद या उस डेट से, ठीक है, ऑन और आफ्टर है इसमें। ऐसा नहीं है कि 1/1/2010 के बाद, 1/1/2010 को भी जो होंगे उन पे भी लागू हो जाएगी। और यहीं पे लिखा हुआ है कि टीयर 2 विल बी ऑप्शनल and at the discretion of such government servants, वो उसमें कंट्रीब्यूट करें या ना करें। ओके, अब गवर्नमेंट सर्वेंट ने कितना कंट्रीब्यूट करना है? जैसे जीपी फंड में जो था, अगर हम 8.33% ले रहे थे तो वो किसका ले रहे थे? बेसिक प्लस ये एमएमएम। So the same principle applies here as well. तो 10% will be calculating of the basic plus TA। और अगर डॉक्टर्स वाला केस है तो फिर एनपीए भी उसमें ऐड हो जाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज कंसिडर्ड इवन फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स, ठीक है, तो पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए वो बेसिक का पार्ट माना जाता है। आर यू अवेयर ऑफ इट? यस सर, यस सर, मैं तो सर आपने Yes. So, where applicable वो डिडक्ट होगा। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने जब स्टार्ट किया था तो उस केस में जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 10%, बट नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 14%। पहले सेंटर ने रेज किया, फिर यूटी ने भी रेज किया। देन टीयर 2 जैसे एसआरओ जब इशू हुआ था तो उस समय ये था कि ड्यू कोर्स जो है उसको ऑपरेटिव किया जाएगा। नाउ इट इज ऑपरेटिव एंड यू कैन ऑप्ट फॉर।
ओके। उसके बाद है एग्जिट। अब एग्जिट जब होगा उस केस में कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है, जो हमने पूरी उम्र इसमें कंट्रीब्यूट किया। वी आर टॉकिंग ऑफ टीयर 1, ओके। टीयर 2 की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें एंट्री और एग्जिट जो है वो आपके हाथ में है। वी आर टॉकिंग ऑफ टीयर 1। तो टीयर 1 में एक तो हमने कंट्रीब्यूट किया एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक प्लस टीए, और उसमें गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया एट द रेट ऑफ 14% बेसिक प्लस टीए। नाउ when the person is retiring, okay, तो जब एग्जिट होगा उसके लिए मैंडेटरी होगा कि 40% जो भी उसका वैल्यू बनेगा, उसमें लास्ट में जो भी वैल्यू बनेगा, जो उसकी, इसको कहते हैं पेंशन वेल्थ, या उसको ऐसे बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू, ओके, व्हाटसोएवर इज द फंड वैल्यू फॉर दैट पर्सन on that particular date, उसके 2 हिस्से किए जाएंगे। एक होगा 40% और दूसरा होगा 60%। 40% जो है वो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मींस एक एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी 40% से। कहाँ से? जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है। अब लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी में सिर्फ LIC नहीं आएगा, उसमें बाकी वाली कंपनीज भी आ जाएंगी, विद द ओनली कंडीशन कि IRDA उसको रेगुलेट करता है। आर यू अवेयर ऑफ IRDA? यस सर। तो उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, रेगुलेटर है। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर जो है वो RBI है, उसी तरह से इंश्योरेंस का रेगुलेटर जो है वो IRDA है, ठीक। तो उसके तहत जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी, आपने 40% फंड वैल्यू जो है वो एन्युटी परचेज करने के लिए रखना है, और उसमें से पेंशन मिलेगी आपको। व्हाटसोएवर इज द फंड वैल्यू, उसके हिसाब से पेंशन का अमाउंट सेटल होगा और वो लाइफ टाइम तक चलेगा, ठीक है। सर इससे ज्यादा भी कर सकते हैं 40% से, या 40% मैक्सिमम? इसमें मैंडेटरी है आपको 40% करना, ठीक है। आप उससे ज्यादा लेना चाहेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40% इज मैंडेटरी। 40% आपको लेना पड़ेगा, और 60% जो है दैट यू कैन विथड्रॉ। 60% यू कैन विथड्रॉ, ओके। नाउ ये लमसम आपको रिमेनिंग पेंशन वेल्थ का मिलेगा, और वो जैसे भी इसको यूटिलाइज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। इस स्कीम तो वो सुपरएनुएशन से पहले भी एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस है। वो एग्जिट के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, वो उस पर हम लास्ट में आ जाएंगे। बट उसमें क्या है कि उनकी जो एन्यूटाइजेशन होगी दैट विल बी 80%, जो कि पहले 40% थी ना। वो एन्यूटी की वैल्यू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, दैट वाज ओनली 40%, but in that case it will be 80%. Is it clear? That means आपको 20% ही वापस मिलेगा वहाँ पे। सर किस केस में 40 हुआ, किस केस में 80 हुआ? 40 हो गया सुपर एनुएशन के समय, ठीक है, when you are retiring and you are exiting the scheme in the last, ठीक है। और अगर आप उससे पहले, यहाँ पे लिखा प्रायर टू अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, उससे पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो उस केस पे एन्युटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इट विल बी डबल ऑफ व्हाट वाज रिक्वायर्ड अदरवाइज। सर जो पेंशन मिलेगा वो सिर्फ एम्प्लॉय को ही मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, फैमिली नहीं मिलेगा था पेंशन? क्या चीज? इनके सब डेथ ऑफ एम्प्लॉय से, डेथ ऑफ एम्प्लॉय की भी अभी बात करेंगे। एग्जिट में जब हम जाएंगे तो उसमें आपको फैमिली को क्या बेनिफिट होंगे वो भी मिल जाएगा, ओके। तो 1 by 1 हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। देन गाइडलाइंस क्या थी इसकी? ट्रेजरी ऑफिसर्स का रोल रहेगा यहाँ पे, डीडीओस का रोल रहेगा, और ट्रेजरी ऑफिसर्स का अगर रोल है
तो ट्रेजरी ऑफिसर्स को गवर्न कौन करता है? ट्रेजरी ऑफिसर्स को गवर्न कौन करता है? वो किसके अंडर आते हैं फिर? जी, उनको DAT, दैट्स इट। तो यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिसर्स का रोल रहेगा, DDOs का रोल रहेगा, शुरू में DGAT का रोल भी रहेगा, बट DGAT एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बार बार उनको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दे विल आल्सो इंश्योर कि इसमें कोई डिले तो नहीं हो रहा है, तो दे कैन इंटरवीन इन दैट मैटर। DDO का रोल इसलिए रहेगा कि उन्होंने ही तो डिडक्शन करनी है ना, ठीक है? डिडक्शन इज एट द लेवल ऑफ DDOs, और ट्रेजरी ऑफिसर्स का रोल ये रहेगा कि जो डिडक्शंस हो गई उसको अल्टीमेटली फिर पास ऑन करना है उस अथॉरिटी को जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके, तो 3 लोग इसमें कनेक्टेड रहेंगे। एम्प्लॉय तो है ही है, एम्प्लॉय ने तो कंट्रीब्यूट कर दिया। DDO वहां पे इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज ही विल बी मेकिंग द पे, और पे में से ही जो है वो कंट्रीब्यूशन भी होगा। ओके, और पे के हिसाब से भी गवर्नमेंट का मैचिंग कंट्रीब्यूशन भी आएगा। और ट्रेजरी ऑफिसर्स बिकॉज दे हैव टू मेक द पेमेंट, और पे की पेमेंट उन्होंने करनी है, उसके बाद जो NPS का पोर्शन होगा दैट विल आल्सो बी पेड बाय द ट्रेजरी ऑफिसर्स। So these are the different officers which will be involved. Now operational हमने इसको देख लिया कि एक 2010 से होगा। अब इसमें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो सेंट्रल एजेंसी है दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आप देखें कहीं पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, इफ एनीबडी ऑफ यू हैव इन्वेस्टेड मनी एनीवेयर, तो आपको यहाँ से एक स्टेटमेंट आती है NSDL से। इज एनीबडी अवेयर ऑफ दैट? किसी ने इन्वेस्ट किया है? ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट आती है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो चाहे आपकी वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपकी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो, तो ऑल दैट इज ऑब्लिगेटरी फॉर NSDL, क्योंकि ये सेंट्रल रिपोजिटरी एजेंसी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो दे हैव टू नोटिफाई कि आपका फंड वैल्यू क्या है आज की डेट में। आई ऑल्सो गेट इट आफ्टर से 15 days एवरी टाइम। तो बैंक ऑफ इंडिया शैल बी ट्रस्टी बैंक। बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका ट्रस्टी बैंक है। UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन फंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कंसोर्शियम है जो कि इसके फंड मैनेजर्स हैं। अब फंड मैनेजर्स का रोल क्या होता है? अभी मैंने आपको बोला था कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स हुआ करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स का फंक्शन ये रहता है कि हमारे पास जो पैसा है उसको हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हमने कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, डेट में कितना डालना है, इक्विटी में कितना डालना है, कब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कब वहां से हमने एग्जिट लेना है, कब हमने उसको डाइवर्ट करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है। बिकॉज वी रिक्वायर पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट इन दैट। उसके लिए आप देखें यहाँ पे वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट्स है। गवर्नमेंट ने अपने लोग भी रखे हैं उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे LIC के लोग हैं, ठीक, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस है। तो ये ट्रस्टी जो है ये फंड मैनेजर्स हैं उसके, क्योंकि कोई ना कोई उसको गवर्न करने के लिए चाहिए ना। एम्प्लॉय का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि कहीं पे भी वो इन्वेस्ट हो जाए, और या उसके लिए हम प्राइवेट लोगों को ही ऑथोराइज कर दें कि वही इसको डिसाइड करें। That's why you have variety of fund managers here. सर ये हमने खुद चूज करने होते हैं? हाँ जी, ये हमने मतलब फंड मैनेजर्स खुद चूज करने होते हैं या? नो, ये फंड मैनेजर्स गवर्नमेंट ने चूज किए हुए हैं ऑलरेडी। मतलब सर इनमें वैरायटीज है ना, तो इनमें से हमें कोई एक चूज करना होता है? No, that is not the case.
इसमें क्या है, इसमें जो आपका पैसा है वो जो इन्वेस्ट करने का डिसीजन है, जो इन्वेस्ट करने का डिसीजन है वो ये मिल के लेते हैं. यू कैन से दिस इज कंसोर्शियम ऑफ द डिसीजन मेकर्स. जैसे अमरनाथ के लिए एक बोर्ड बना हुआ है ना, अमरनाथ यात्रा के लिए एक बोर्ड बना हुआ है, तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द सेक्शन, उसमें रिलीजियस लोग भी हैं, उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं. सो व्हाट दे डू, they take decision about the pilgrimage, duration of that, okay, जो भी उसमें और जो टिकट्स हैं उसके बारे में फैसला करते हैं. यहाँ पे भी ये जो वैरायटी है ये नहीं है कि आपने एक को चूज करना है. दे आर द डिसीजन मेकर्स एक्चुअली, कि आपके पैसे का क्या बनेगा, फंड कैसे मैनेज होगा. इज इट क्लियर? सर उस वक्त एम्प्लॉय से कंकरेंस लिया जाता है या नहीं? इसमें आई मीन जब ये 40% है ना रिमेनिंग, हाँ, जब ये इन्वेस्ट जब गवर्नमेंट कर रहा होगा तो उस वक्त एम्प्लॉय इससे कंकरेंस या कंसेंट लिया जाएगा सर? तो देखें, जो आप 40% की बात कर रहे हैं, मीन्स जो फंड वैल्यू आपका बन गया है ना. यस सर. जो फंड वैल्यू आपका बन गया आप उसकी बात कर रहे हैं ना, which you are investing for getting the pension. That's what we are talking about. Yes sir, yes sir. जी, उसमें यही है कि जब आपने से रिटायर हो गए, ओके, और उसके बाद आपका 40% जो है वो पेंशन में यूज होना है. तो उसमें आप अगर आपने ऊपर देखा होगा तो हमने LIC या बाकी उनकी बात की from an IRDA regulated life insurance company. Have you seen it in the bracket? ये है ना? Yes sir. Clear? इसका मतलब ये है कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन है. आपको जिस कंपनी की स्कीम फायदेमंद लगती है, you can choose that. So there you have an option. लेकिन कंडीशन एक ही है कि वो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी आप एन्युटी परचेज कर रहे हैं, that should be regulated by IRDA. ठीक है? ठीक. तो उसमें आपके पास है, you can choose across the companies based on the return they are providing you. ठीक है? हर कंपनी जो है वो अलग से रिटर्न दे सकती है ना, हर एक का रिटर्न डिफरेंट हो सकता है. Why? क्योंकि हर कंपनी का अपना एक जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है. हो सकता है कोई कंपनी उसमें ज्यादा रिटर्न दे सकती है, कोई कम दे सकती है. We can go for the company which is providing you highest return, but at the same time उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी डिपेंड करता है, how safe we are feeling. वैसे तो IRDA रेगुलेटेड है, इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है कि कहीं आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास ना चले जाए, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास. तो दैट कंपनी शुड बी IRDA रेगुलेटेड. IRDA रेगुलेटेड होगी तो वो कंपनी अगर डिफॉल्ट में भी चली जाती है तब भी आपके पैसे सेफ माने जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज बैकिंग दैट, गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग दैट. क्लियर? सर अगर हमारा जैसे लॉस हो जाता है इसमें, मतलब सपोज बैंक में जैसे हम अगर डिपॉजिट करते हैं तो 5 लाख का हमें इंश्योरेंस मिलता है, तो अगर यहाँ पे डिफॉल्ट हो जाए तो फिर क्या मतलब? नहीं, पहली बात तो यह है कि डिफॉल्ट ना हो, इसीलिए ये फंड मैनेजर जो है बैंक, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसमें मिक्स ऑफ डेट इक्विटी जो है वो किया जाता है. तो लॉन्ग रन में आप देखें कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग रन में कभी डूबेगी नहीं. यू कैन लूज मनी इन द शॉर्ट रन. जैसे पीछे मार्केट काफी टूटी थी ना, मार्केट काफी टूटी थी, लेकिन अब वो उसको दोबारा से उसमें फिर से रिकवरी वाला मोड आ चुका है ना, एंड वी आर एट द सेम लेवल. तो उस तरह से इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पे कि आप कहें कि आपकी रिटर्न इतनी होनी ही होनी है. दैट इज नॉट द केस. बट एट द सेम टाइम ये जो फंड मैनेजर्स अपॉइंट हुए हैं
it is their duty to keep your money safe and to give you handsome return. ठीक है, बाकी क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में ही होनी है ना, इन्वेस्टमेंट तो ऐसा नहीं है एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। हाँ जी, एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है कमीशन या कुछ ऐसे, तो हैंडल करने के लिए तो ये यहाँ भी चार्ज किया जाता है। लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है जो कि कंपलसरी अगर है तो। ठीक है, आपका फंड वैल्यू वैसे ही जैसे सपोज किया, मैं अपना बताता हूँ, आई वॉज टीचिंग MBA स्टूडेंट्स, कॉलेज में पढ़ा रहा था जम्मू में ही, तो वहीं से मेरा एक स्टूडेंट पास हुआ था और ही ज्वाइंड ICICI। अब उसमें मैंने वो काफी देर से वो लगा रहा कि आप इन्वेस्ट करें, मैं तो नॉट दे दी। बट थिंग वाज, जो मैंने इन्वेस्ट किया था मुझे उतना भी वापस नहीं आया। जब मैंने एग्जिट किया तो उतना भी वापस नहीं आया, बिकॉज सिंपल रीजन कि जो मैं सोचता था मैंने इन्वेस्ट किया वो एक्चुअली उतना इन्वेस्ट होता नहीं था, तो उसमें से कर्टेलमेंट हो जाती थी पहले ही। तो वो जो आप कह रहे हैं यहाँ पे भी अप्लाई होगा, बिकॉज जहाँ पे भी आप पोर्टफोलियो मैनेजर रखेंगे जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़े बहुत चार्जेस उसके होंगे। ठीक है, बट आपको उस तरह से वो शो नहीं होंगे या आपकी स्टेटमेंट में उस तरह से नहीं आएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसकी फंड वैल्यू में वो एडजस्ट हो जाएंगे। बट मतलब कि अकाउंटेबिलिटी है कि ये लोग सही से कर रहे हैं, हम देख सकते हैं मतलब कभी हमारे एसेट्स का क्या हो रहा है। फंड वैल्यू तो आप देख सकते हैं, फंड वैल्यू तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक एम्प्लॉय के लिए नहीं कर रहे ना। हम मतलब कंपनीज इसके अलावा चुन सकते हैं, मतलब हमें कौन कौन सी कंपनी में करना, मतलब इसके अलावा भी हम चुन सकते हैं, जो UTI, SBI और LIC के अलावा भी हम चुन सकते हैं। उसमें यही है कि जो आपके फंड मैनेजर्स हैं, ये आपके पास चॉइस नहीं है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है उसको। ठीक है, तो फंड मैनेजर्स इसीलिए होता है ना कि मेरे को नॉलेज नहीं है। फंड मैनेजर्स क्यों हम चूज करते हैं कि मेरे को मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। अब आप एम्प्लॉय हैं तो यू आर नॉट सपोज टू बी एक्सपर्ट इन द मार्केट, इन द शेयर मार्केट। मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, तो जब एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, मेरी नॉलेज है नहीं, इसीलिए ये काम इंटरेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर्स को। ठीक है, जो पोर्टफोलियो एम्प्लॉयज के पास ये ऑप्शन रहता है। ओके, कुछ के पास ऑप्शन हो सकता है, बट अदरवाइज, क्योंकि अगर आप किसी को एम्प्लॉय को ऑप्शन देंगे तो ही कैन चूज द रॉन्ग थिंग एज वेल। अगर इसका आप दूसरा पहलू देखें तो मे बी इफ ऑप्शन इज गिवन टू मी एंड आई एम नॉट हैविंग फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज, क्योंकि उसमें आपको स्टडी भी तो करनी पड़ेगी ना कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, अदरवाइज उसकी गुडविल कितनी है मार्केट में। तो आई मे नॉट बी हैविंग दैट एक्यूमेन वेयर बाय आई कैन डिसाइड रैशनली वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट। उसमें वो सेलेक्टिव उनका लेवल उनको लगता होगा कि वो लोग रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बट ए कॉमन पर्सन he may not be aware of what is happening in the market, and at the end of the day he can burn his fingers. So that's why अगर safest investment करनी हो, जैसे I used to be a resource person of SEBI. Have you heard of SEBI? Yes, sir. Exchange Board. Yes, sir. Yeah. उनका एक प्रोग्राम था फाइनेंशियल लिटरेसी का, and I used to conduct their workshops, going to the colleges, going to the schools, going to the household people. तो वहाँ पे हम लोग ये कहते थे कि अगर आपको नॉलेज नहीं है
the best way to invest it through mutual funds. क्योंकि डायरेक्टली अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और आपको नॉलेज नहीं है तो आपके पैसे डूब जाएंगे, या हो सकता है बहुत ज्यादा भी आपको बेनिफिट हो जाए, लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट. इन दैट केस दे नो when to enter into market, when to exit from the market, when to take the U-turn, when to divert funds from one company to another. उस हिसाब से है. ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसमें कंपनीज का डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, उनका डिसीजन मेकिंग डेट इक्विटी का प्रपोर्शन का हो सकता है. ठीक है, ओके सर. मुर्तजा जी, उनको जो ऑप्शन मिलता होगा ना, कंपनी स्पेसिफिक कभी नहीं ऑप्शन मिलेगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दे विल गेट एन ऑप्शन कि आपको डेट में कितना जाना है, इक्विटी में कितना जाना है. ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कंसेंट ली जाती है कि आपको डेट में कितना लगाना है, कितना पोर्शन डेट में जाना चाहिए, कितना पोर्शन इक्विटी में जाना चाहिए, और उसमें फिर स्विच ओवर भी अलाउड होते हैं. ठीक है, तो अगर लगता है कि डेट का पोर्शन मुझे ज्यादा करना चाहिए, इक्विटी का कम करना चाहिए, और वाइस वर्सा, तो फिर वो स्विच ओवर भी पॉसिबल होते हैं. सो व्हाट यू आर टॉकिंग इज दे मस्ट बी हैविंग एन ऑप्शन टू डिसाइड अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. So such an option exists in UPS, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, उसमें आई गेस एक लो रिस्क एंड हाई रिस्क वाला ऑप्शन आता है, बट एनपीएस में नहीं है वो. एनपीएस में नहीं है, एनपीएस में नहीं है. जो ये कह रहे हैं दैट इज एन एक्सेप्शन. स्कीम्स की बात कर रहे हैं, दैट में बी एन एक्सेप्शन, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ऑप्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, नॉट अबाउट चूजिंग अ पर्टिकुलर कंपनी. तो उस लेवल तक हो सकता है. ओके ओके सर. ओके, सो जानिब जी, यहाँ तक ठीक है? सर आई एम सॉरी सर, अगेन मेरे कहने का मतलब नहीं था सर एक्चुअली. नहीं, मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, हर सजेशन. सर एक्चुअली सर मैंने ये नोट्स पढ़े थे सर, मुझे लगा सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ये नोट्स से एक्सप्लेन हो रहे हैं सर, इसलिए मैंने सर वो पूछा. मैं इसीलिए लाइन टू लाइन जा रहा हूँ, मैं एक लाइन भी मिस नहीं कर रहा ना. ठीक है, एक लाइन भी मिस नहीं कर रहा हूँ, ताकि उस लाइन में जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज बाद में डिस्कस हुई है फिर वहां तक वेट कर लो, लेकिन उस लाइन के मुतालिक जितनी भी चीजें हैं वी आर ट्राइंग टू कवर दैट. ओके, इसीलिए मैं नोट्स को बिल्कुल A to Z करने वाला हूँ, इवन इफ इट टेक्स 2 क्लासेस अल्टीमेटस प्रॉब्लम. ओके, उसके बाद है अंडर द स्कीम. नोटिंग की क्लास 3 आगे कर लेते हैं. अंडर द स्कीम, ये जो स्कीम थी उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसको लेनी थी? तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन लेनी थी वो उस समय, क्योंकि DAT कहते थे, नाउ इट इज DGAT, क्योंकि ये उसके हवाले से बात हो रही है, तो DGAT जो है उनको रजिस्ट्रेशन पहले लेनी थी. ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर्स को रजिस्ट्रेशन लेनी थी, क्योंकि जब वो रजिस्टर होंगे तभी तो स्कीम चलेगी ना आगे. ठीक है, और किसके साथ लेनी है? जो CRA है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनके लिए फॉर्म भी थे, N1 और N2 था. ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन DGAT की हो जाएगी और उसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर्स की हो जाएगी, देन फिर उसके बाद प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. देन दे आर ऑथोराइज्ड, फिर वो पैसे भेज भी सकते हैं. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका चेक या जो भी नेफ्ट RTGS करना होगा, दे आर ऑथोराइज्ड फॉर दैट. क्लियर? तो पहले रजिस्ट्रेशन तो उनकी होनी चाहिए ना जिन्होंने स्कीम को यूटी के लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना, और फिर एम्प्लॉय की तो होनी है. ठीक है, अब तीसरा हम आ जाते हैं एम्प्लॉय की. जैसे आप पे अब लागू होगा तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, उसके लिए आप फॉर्म भरेंगे. ठीक है, फॉर्म में आपका नाम, डेजिग्नेशन, स्केल ऑफ पे, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी का आपके साथ, तो वो फॉर्म में आपने डीडीओ को देना है। ठीक है, आपका वास्ता तो डीडीओ से है ना, इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर डीडीओ की जिम्मेवारी होगी कि जितना भी फॉर्म उसके पास आए हैं, ठीक है, उसकी वो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो बनाएगा, और कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन उस महीने की ड्यूरिंग द मंथ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस बनती है कि अगले महीने से क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगले महीने से इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा रजिस्ट्रेशन होने में। When you are finding the form, when you are making the consolidated information, and then you are sending it to the treasury officer, और वो भी कंडीशन है by 7th of the following month। ठीक है, जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो डीडीओ कंसर्न जो है वो फॉरवर्ड करेगा ट्रेजरी ऑफिसर्स को by 7th of the following month। तभी अगले महीने से फिर स्टार्ट हो जाएगी ना। जिस महीने में उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया तो वो महीना तो वैसे ही कवर हो गया ना, और अगले महीने की 7 तक उन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर को देनी है। हाउ कैन यू मेक डिडक्शन इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ? So that's the reason that it's being applied from the next month। तो जस्टिफिकेशन उसकी मिल गई, ठीक है। हमारी डिडक्शन जुलाई से होगी कि अगस्त? क्या चीज? मतलब हमारी डिडक्शन जुलाई से होगी कि अगस्त से होगी? आपने कब ज्वाइन किया? सर ज्वाइन तो हमने कर लिया 25th को, लेकिन अभी डीजी पोस्टिंग नहीं हुई ना हमारी। अभी टैग में किया हुआ है। आपसे फॉर्म भरवाया गया? नो सर, कोई फॉर्म नहीं भरवाया। सर अभी आप कुछ मिला ही नहीं, बट डीएटी और डीएटी आपसे इसी महीने भरवाया जाना चाहिए था जिस महीने में आपने ज्वाइन किया, और बाय द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेजरी ऑफिसर्स को जानी चाहिए। ओके सर, मतलब अगर हमने फॉर्म नहीं क्या भरा प्रॉब्लम है? होगा? हाँ, फॉर्म तो आपको भरना था ना, फॉर्म तो आपको भरना था। तो अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो I'll request you guys to fill the form immediately and give it to your DDOs। सर अभी वीडियोस और ट्रेजरी का पता नहीं है ना कौन सी मिलेगी। ओके, अभी आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो डीजीएटी के साथ ही हुई है ना? जी सर। सर डायरेक्टर ऑफ That means आपके yes, I can understand that your DDO is not defined so far, है ना? जी यस सर। Your DDO is not defined। That means आपका फिर वो अभी महीने वाला हिसाब अभी नहीं हुआ। Once you get the DDO, only then you can fulfill that condition। Okay? Okay sir। Okay, then you have on receipt of subscribers details जो उसने फॉर्म में भरी होंगी। DDO through treasury officers shall allot। कौन अलॉट करेगा? जो CRA कौन है? NSDL है, जो उसकी अकाउंटिंग सारी कर रही है, या उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट को गवर्न कर रही है, तो वो फिर अलॉट करेंगे 12 डिजिट परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको प्रैम कहते हैं। तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा फिर फॉर लाइफ लॉन्ग। उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशंस है, तो वंस यू गेट द प्रैम then contributions will start। So contributions payable by the government under tier 1, that is 10%। और अब क्या होगा? अब 10% नहीं होगा ना, now it will be 14%। ठीक है, आज की डेट में 14% हो जाएगा ना। कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो ये 10 ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट का तो अभी भी 10 है। तो shall be recovered from the salary bills every month। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की वही बात है
कि स्टार्टिंग में ये लिखा गया था कि shall not be operative at this stage, so therefore no recoveries, but now it is operative, so you can make optional things there. यहाँ तक क्लियर है जी? सर यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर एक डाउट है जी 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 बताएं, डाउट बताएं। सर, जैसा आपने कहा ना कि हमारा सर 14% जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और हमारी तरफ से 10% कंट्रीब्यूट होता है। डिफरेंट हेड्स में सर जैसे पैसा आता है, मतलब डिपार्टमेंट को की सैलरीज हेड में हमारा आएगा और एनपीएस बजट में अलग अलग से आएगा, ठीक है सर। 14% हमारा एनपीएस बजट में आएगा। सर डाउट ये है कि अगर मान के चलते हैं सर एनपीएस बजट में हमारा फंड नहीं आया ऊपर से, तो सैलरीज रिलीज होंगी या नहीं होंगी? यू मीन टू से कि एनपीएस का आपके पास फंड नहीं आया? जी सर। Okay. उसमें ऐसा है कि पे तो किसी हाल में रुकती नहीं है, ठीक है? पे तो किसी हाल में रुकेगी नहीं ना, जस्ट फॉर द रीजन दैट यू डोंट हैव दैट ग्रांट ऑफ एनपीएस। तो पे तो फिर भी ड्रा होगी, लेकिन उसमें जो 14% का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट फिर अलग से गवर्न कर सकती है, क्योंकि आपके हाथ में तो 14% आना नहीं है, ठीक है? पर सर ट्रेजरी अफसर 14% आपके हाथ में नहीं आना ना, आपके लिए तो पे ही मैटर करती है। तो जस्ट ऑन द बेसिस दैट दे डोंट हैव दैट एनपीएस, वैसे तो एनपीएस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब आपका बजट अप्रूव होता है तो एनपीएस का 2071 जो हेड यूज होता है उसके लिए, पेंशन के लिए, वो तो लाजमी तौर पे अप्रूव होगा। ये सर। आर यू गेटिंग? ठीक है? यस सर, यस। ऐसा नहीं है कि सैलरी का बजट पास हो जाएगा और पेंशन का पास ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। दैट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम बजट, so you will get those monies. So at the cost of NPS not available, salary will not be stopped, ठीक है? आपकी बेसिकली जो 14% का कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, वो आपकी डिडक्शन नहीं है। तो पे में से तो आपकी डिडक्शन हो सकती है ना, वो तो कंट्रीब्यूशन है उनका। Yes, that contribution is not dependent upon drawal of your pay. Only your 10% is dependent on the drawal of your pay, because that is a deduction. That's not a contribution. Are you understanding what I'm saying? Yes sir. यस सर। सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जी सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डीएल, थोड़ा सा इस पे कुछ रहे सर, हैव अ लुक ओवर इट। एनएसडीएल जो है ये नेशनल लेवल पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, ये एक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग की एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जो कि सारी इन्वेस्टमेंट्स को गवर्न करती है, मींस उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करती है। अच्छा, अभी नोटिंग ड्राफ्टिंग वालों के फोन आना शुरू हो गए हैं। तो वो हर लेवल पे है, वो चाहे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो उसका पीरियोडिकली हमें अकाउंट सेंड करते हैं। तो दे आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु आर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर गोइंग अप, ओके? दोज इन्वेस्टमेंट्स may be in the private sector, those investments may be in the shares of the government companies as well, okay? तो एक तरह से नेशनल लेवल पे हमने एक एजेंसी को ये काम दिया हुआ है कि आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर क्लियर? थैंक यू सर। जी, इसीलिए इसका नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ट्रेजरी सिक्योरिटीज का मतलब है ना, सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, these includes debentures, these includes bonds, these includes mutual funds, everything, okay? सर कुछ और पूछ रहे? जी सर।
जी बताएं फटाफट बनाएं, फिर चलते हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग में। ट्रेजरी में जब सैलरी बिल के साथ एनपीएस बिल लेना होगा तो वो ट्रेजरी वाली लायबिलिटी में नहीं चढ़ाते हैं जब तक एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जी वो नहीं चढ़ाते बिना एनपीएस कंट्रीब्यूशन को। कोई बात नहीं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी उसके साथ क्या क्या एनेक्स होगा, सैलरी के साथ कौन सा स्केड्यूल लगेगा इसके लिए, दैट वी आर गोना डिस्कस, ठीक है। ये आ रहा है ना, पे बिल आ रहा है यहाँ पे, डीडीओ शैल प्रिपेयर पे बिल, तो पूरा मैकेनिज्म इसका चल रहा है। अभी हम पहुंचे थे कि उसको प्लान अलॉट हो गया, ठीक है। प्लान अलॉट हो गया ना, उसके बाद उनकी पे ड्रा होगी, पे ड्रा होने के समय ये सारी चीजें आ जाएंगी, डोंट वरी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी 9:30 बजे वाली, जिस दिन CSR होगा, तो उस दिन फिर मैं पुराने वाले बैच में भी हम जीपी फंड को थोड़ा सा अभी पेंडिंग रखेंगे और कंटिन्यूटी में एनपीएस को चलाएंगे अभी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। ओके सर। तो अभी हम एक आधी क्लास जो है वो एनपीएस पे डिवोट कर देंगे, एंड देन अगेन जीपी फंड का जो पार्ट रहता है, कल हमने एक न्यूमेरिकल उसमें कर लिया था, तो जीपी फंड को उसके आगे हम लेके जाएंगे। तो बोथ द क्लासेस विल बी क्लब्ड फॉर एनपीएस डिस्कशन, फर्दर डिस्कशन ऑन एनपीएस। तो आज के लिए इतना ही रखें, थोड़ी देर के लिए फिर नोटिंग ड्राफ्टिंग अब कवर कर लेते हैं। और कल की क्लासेस जैसे रिक्वेस्ट आई थी अशूरा की वजह से, तो फिर वो नहीं है वो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके देन, सी यू ऑल। अभी नोटिंग ड्राफ्टिंग में मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ओके देन। ओके, गुड नाइट सर, हाफिज। ओके।